दोस्तों, कुंभ मेला को खत्म हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए, लगभग 2 महीने हो गए। और जो भी भूले भटके लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके वो अपने घर को लौट गए होते हैं। लेकिन एक महिला जो उसी मेले में गुम हुई होती है, वो उसको गुम हुए लगभग 40 दिन हो गए होते हैं, 42 दिन, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटती है। जो भी गांव के लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं उसके, वो भी बिल्कुल आशा और उम्मीद को छोड़ दिए होते हैं कि वो कभी वापस लौट करके भी आएगी। लेकिन एक दिन वो अचानक से 12 मार्च को आ जाती है। जब आती है तो जो गांव के लोग होते हैं उसके पास जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं। और उसका पति, जब सारे लोग मिल करके उससे पूछते हैं कि अब तक तुम कहाँ थी इतने दिनों तक, तभी वो कहती है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ, मैं साधु हो गई हूँ, मेरा किसी से लेना देना नहीं है, मैं भोग विलासिता से बहुत ज्यादा दूर हो गई हूँ। तभी जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें देख करके तो नहीं लगता है कि तुम सन्यासी हो गई हो, क्योंकि तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा जो रंग रवैया है उसे देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों उसके साथ में एक स्मार्टफोन था, एक पर्स भी था और अच्छी खासी साड़ी भी पहन करके आई थी, पैरों में पायल थी, अच्छी चूड़ियां थी। क्योंकि जब यहाँ से गई थी अपने गांव से नहाने के लिए वहां कुंभ मेले में, दोस्तों उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे कि वो पहन करके जाए। और जब वहां से लौटती है तो इस हाल में, इसके बाद लोग उस पर उंगली कर उठाने लगते हैं। जो भी गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि किसी के साथ इराह करके आई है। उसका पति कहता है कि ये किसी के साथ रंगरलियां मना करके आई है और हम लोगों के सामने नौटंकी कर रही है। दोस्तों वो किसके साथ रह करके आई थी, वो कहाँ रह करके आई थी, उसकी कहानी क्या थी, दोस्तों सब कुछ जानेंगे उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिना देर किए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। आगरा जिले में ही एक परिवार होता है। परिवार में एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुमन, और उसकी एक बेटी होती है जो 8 साल की होती है। दोस्तों और भी घर में सदस्य होते हैं, और भी परिवार होता है, सास ससुर होते हैं, देवरानी जेठानी होती हैं, नंद भी होती हैं, लेकिन परिवार काफी अच्छा होता है। दोस्तों एक दिन की बात है, कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और सारी दुनिया वहां पे जा रहे थे स्नान करने के लिए। तभी वहीं के गांव के कुछ लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए। तभी वो सुमन अपने पति से, सुरेंद्र से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए। तो सुरेंद्र यही कहता है कि हम तो जा नहीं रहे हैं, तुम अकेले कैसे जाओगी। वो कहती है कि गांव के काफी लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी वो कहता है कि ठीक है जाना, लेकिन ध्यान से जाना, लेकिन लड़की को लेकर के नहीं जाना है, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। वो कहती है सुमन कि ठीक है, और वो तैयारी करती है और सारे लोगों के साथ, जो भी गांव के लोग होते हैं उनके साथ वो कुंभ मेला स्नान करने के लिए निकल जाती है। जाते हैं वहां पे स्नान वगैरह होता है, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं। और जब घर आने की तैयारी होती है तो रास्ते में एक श्रृंगार की दुकान पड़ती है। जो भी महिलाएं होती हैं वहां पे रुक जाती हैं, और जब महिलाएं रुकती हैं तो उनके साथ जो भी पुरुष होते हैं वो भी रुक जाते हैं। वो लोग प्रसाद वगैरह लेने लगती हैं और कुछ श्रृंगार का सामान भी लेने लगती हैं। जब लेने लगती हैं तो उसी में उस महिला सुमन का हाथ छूट जाता है और उस मेले में वो गुम हो जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं उसे ढूंढने का। जब वो नहीं मिलती है, इधर उधर देखते हैं, उसका कहीं पता नहीं चलता है, तो वो तुरंत खोया पाया केंद्र जाते हैं। जब वहां जाते हैं उसका नाम लिखवाते हैं और अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद कुछ दिन इंतजार तो करते हैं कि शायद वो मिल जाए, लेकिन उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों जब सुमन नहीं मिलती है तो वो लोग आगरा लौट आते हैं। जब आगरा आ जाते हैं तो उसका पति सुरेंद्र, सुमन का पति, वो कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। जो गांव के लोग होते हैं, पुरुष महिलाएं, वो बड़े ही उदास मन से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी उसी मेले में खो गई, हमने बहुत ही प्रयास किया उसे ढूंढने का और अनाउंसमेंट भी करवाया, हर तरह कोशिश की, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं मिली। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, झगड़ा करता है पड़ोसियों से
और कहता है कि मेरी पत्नी को गुम करके चले आए। वो लोग कहते हैं कि बात समझने की कोशिश करो। जब सुमन हमारे साथ थी और उसके बाद पता नहीं कब उसका हाथ छूट गया, हम समझ नहीं पाए। तभी सुरेंद्र होता है, वो मानता नहीं है, तुरंत जाता है पुलिस थाने। जब वहां पे जाता है तो थाने जाकर के उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। जब पुलिस आती है तो जो भी गांव वाले होते हैं सबसे पूछताछ करती है और कहती है कि क्या हुआ। वो लोग सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि साहब, हम लोग जानबूझ करके इसकी पत्नी को गुम नहीं किए हैं। हम लोग आ रहे थे, सारा कुछ हो गया था, हम लोग आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसका साथ छूट गया और वो गुम हो गई। हमने बड़ा ही प्रयास किया उसे ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस भी समझ जाती है कि इतना बड़ा मेला है, काफी लोग गुम हो रहे हैं, वो भी गुम हो गई होगी। लेकिन वो लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। सुरेंद्र को भी समझाते हैं कि देखो, झगड़ा लड़ाई मत करो, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी। इसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। अब आए दिन सुरेंद्र अपने पड़ोसियों से झगड़ा करता है और उन्हें चिल्लाता है और कहता है कि मेरी पत्नी को गुम करके चले आए। दोस्तों, सुरेंद्र तो था, चिल्लाता तो था, लेकिन उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत एक नंबर का शराबी था। वो अपना पी पा करके इधर उधर लेटा रहता, लेकिन फर्क पड़ता उसकी बेटी को। वो बहुत ही ज्यादा रोती और अपनी माँ को याद करती। दोस्तों, अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और ऐसे ही लगभग मेला खत्म हुए। जो महाकुंभ का मेला खत्म हुए 40 दिन हो गए। अचानक से एक दिन वो सुमन आती है। 12 मार्च का दिन होता है। जब आती है तो पड़ोसी देख करके बड़े ही खुश होते हैं कि चलो अब आ गई, अब हम लोगों से पीछा छूटेगा, क्योंकि आए दिन झगड़ा करता था सुरेंद्र। जब आती है तो लोग इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं कि अब तक तुम कहाँ थी। वो कहती है कि मैं सन्यासी हो गई थी और मैं सन्यासी हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना ही किसी से भोग विलासिता की जरूरत है। मैं इन सब चीजों से बहुत ही दूर हो गई हूँ। जो गांव वाले होते हैं कहते हैं कि तुम्हें देख करके तो नहीं लग रहा है कि तुम इन सब चीजों से दूर हो गई हो, तुम सन्यासी हो गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं रह करके आई हो किसी के साथ में। उसका पति डायरेक्ट कहता है कि हाँ, किसी के साथ रंगरलियां मना करके आई है और यहाँ आ करके नौटंकी कर रही है। इसके बाद वो जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम आई हो, जब सन्यासी हो गई हो तो तुम फिर क्या करने यहाँ पे आई हो। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी, इसीलिए मैं आई हूँ। जो गांव वाले होते हैं कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को क्यों लेकर के जाओगी, जब तुम्हारा रास्ता अलग हो गया है, तुम एक सन्यासी हो गई हो, तो सन्यासी की तरह जिंदगी बिताओ, क्यों अपनी बेटी को लेकर के जाना चाहती हो, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर के जाऊंगी। उसका जो पति होता है सुरेंद्र, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं तुम्हें दूंगा। इसके बाद मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है, बातें बढ़ने लगती है। सुरेंद्र तुरंत पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब वहां पे आती है तो सुमन से पूछताछ होती है, तो सुमन यही कहती है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें धन्यवाद करते हैं कि तुम सन्यासी हो गई हो, लेकिन तुम अपनी बेटी को क्यों लेकर के जाना चाहती हो। वो कहती है कि मेरी बेटी मेरे साथ में रहेगी तो मेरी सेवा करेगी, इसीलिए मैं इसे लेकर के जाऊंगी। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये इसी परिवार में रहेगी, इसी समाज में रहेगी। तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है, तुम अकेले ही जाओगी, अपनी बेटी को नहीं लेकर के जाओगी। लेकिन दोस्तों, जब उसकी बेटी उसे देखती है तो उससे गले लग जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और इसको पा करके सुमन का भी दिल बिल्कुल पिघल जाता है। वो अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। लेकिन बात होती है सन्यासी की। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, तुम अपनी बेटी को नहीं लेकर के जाओगी। दोस्तों, जो पुलिस वालों के साथ में महिला पुलिस भी होती है, जब वो लोग बड़े ही सख्ती से उसे पूछताछ करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को थोड़ा सा शक हो जाता है जब गांव वाले कहते हैं कि देखिए कि सन्यासी की भेष में लग रही है। पुलिस वालों भी कहते हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये सन्यासी है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो वो एक एक परतें खोलने लगती है, पूरी की पूरी अपनी आप बीती बताने लगती है। दोस्तों, उसकी आप बीती सुन करके पुलिस वालों के भी
पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं उसकी आपबीती सुन करके। दोस्तों, उसकी आपबीती क्या थी, उसकी मजबूरी क्या थी कि आज वो इतने अच्छे कपड़ों में भी अपने आप को सन्यासी बता रही थी। दोस्तों, वो बताती है कि 2 फरवरी का दिन था जब हम गांव वालों के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए थे। जब वहां पे गए तो हमने बहुत ही अच्छे से स्नान वगैरह किया, पूजा पाठ किया और जब हम घर के लिए लौट रहे थे, रास्ते में एक श्रृंगार की दुकान थी, ये लोग वहीं पर रुक गए और हम भी रुक गए। जब ये लोग कुछ सामान लेने लगे, प्रसाद वगैरह, मैं भी सोच रही थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपनी ये छोटी सी बिटिया के लिए कुछ ले लेती, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और मैं वहीं पे जब ज़्यादा भीड़ लगने लगी तो दुकानदार बोला कि सामान लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन मैंने कहा कि जब आपको सामान दे नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपकी दुकान पर भीड़ लग जा रही है, तो क्यों नहीं किसी को रख लेते? जब आदमी देखेगा तभी तो लेगा। तभी वो दुकानदार कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। और इसके बाद जो हमारे गांव वाले थे वो लेकर के सामान धीरे से जब आगे बढ़ने लगे, उसी में मैं जब पीछे खड़ी थी तो दुकानदार मुझे देख रहा था और कहा कि मैडम जी, आपने तो ठीक कहा कि क्यों नहीं किसी को रख लेते, अकेली दुकान नहीं संभल रही है। बात तो सही है, क्या आप मेरी दुकान पर रहेंगी, मेरी मदद करेंगी? डेली मैं आपको 400 रुपये दूंगा, आपका खाना पीना फ्री में रहेगा। सुमन को ये बात जच जाती है, उसे अच्छी लगती है कि सही बात है, गांव में भी मैं मेहनत मजदूरी ही करती हूँ, क्यों ना 40-45 दिन का जो कुंभ मेला है, मैं इसमें कुछ कमा लूंगी, 15 से 20 हजार रुपये हो जाएंगे मेरे पास। और वो जब उसको बात अच्छी लगती है तो वही दुकान पर वो रह जाती है। और इसके बाद जो भी गांव वाले होते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे की तरफ जब देखते हैं तो सुमन नहीं होती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही इधर उधर खोजने लगते हैं। जब वो नहीं मिलती है तो तुरंत वो खोया पाया केंद्र जाते हैं। वहां जाने के बाद अनाउंसमेंट होता है, फिर भी वो बताती है कि मैं नहीं अपने आप को पहचान में आने दी कि मैं यहीं पे हूँ। इसके बाद वो कहती है कि मैं मिलजुल करके दोनों काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम दिनेश था। हम दोनों काम करने लगे, काम धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगा। जब सामान कम होता तो वो मथुरा जाता, वहां से उठा करके ले करके आता और फिर एक दिन दुकान बंद रहती, उसके बाद फिर हम दुकान खोलते और काफ़ी बिक्री होने लगी, दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और फिर वही डेली का रूटीन चलने लगा। जब एक कमरा लिया था उसके बाद वो कमरे में जा करके अपने सो जाता, मैं महिलाओं के साथ में तंबू में सो जाती। एक दिन उसने कहा कि खाना पीना की दिक्कत हो रही है, तुम कमरे में ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना बना दिया करो। मैं खाना पीना उसका बना दिया करती थी और इसके बाद मैं वहीं पे उसके कमरे में ही सोने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। दिनेश एक दिन बोला कि तुम क्यों नहीं अपने घर पे फोन कर देती हो कि तुम यहीं पे हो। वो कहती है कि ठीक है मैं फोन कर दूंगी, लेकिन वो फोन नहीं करती है। इसके बाद धीरे धीरे अब मेला समाप्ति का भी दिन आ जाता है। अब जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की कगार पर हो जाता है। तो इन लोगों को दुकान खत्म करनी होती है, लेकिन मेला खत्म होने के बाद भी ये 5-6 दिन तक दुकान वहां पे लगाते हैं। और उसके बाद जब दुकान को समेटना होता है कि अपने अपने घर चला जाए, क्योंकि वहां पे कोई नहीं होता है। इसके बाद ये लोग दुकान समेटते हैं और वे जो दिनेश मथुरा का रहने वाला होता है वो सुमन को लेकर के मथुरा जाता है। जब वहां पे जाता है तो उसके परिवार वाले देखते हैं तो पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ ये महिला कौन है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है। अभी शादी तो नहीं किया होता है, लेकिन कहता है कि ये मेरी पत्नी है। इसके बाद जो उसके भाई देखते हैं, वो लोग भी बिजनेस वाले ही होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो दिनेश था वो भी शादीशुदा ही था, लेकिन कुछ दिन पहले उसका तलाक हो चुका था। जब उसके परिवार वाले देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, इसने भी अपनी दुनिया बसा ली, अब अपना जो भी कारोबार है अपना करेगा अच्छे से। वो लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन सुमन को अपनी बेटी का ध्यान आता है। वो तो पहले भी ध्यान आता है, लेकिन वो रो करके रह जाती थी। उस दिन दिनेश से उसने बोल ही दिया। वो बोली कि देखिए मेरी बेटी मुझे ला करके दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है।
वो कहता है कि फ़ोन से बात कर लो। वो कहती है कि नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि मैं अपनी माँ के पास फ़ोन करूँ। वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तभी उसकी माँ कहती है कि सुमन, तुम कहाँ हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं कुछ पैसे भी कमा ली हूँ। वो कहती है कि ठीक है, वहाँ से तो अच्छा है, मेहनत मज़दूरी से तो अच्छा है। वो उसकी माँ कहती है सुमन की कि क्या हुआ? वो कहती है कि माँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी को तुम अपने पास रख लो, मैं आऊँगी तो वहाँ से लेकर के चली आऊँ। तभी उसकी माँ सुमन की कहती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी। वो अगले दिन ही जाती है सुरेंद्र के पास और कहती है कि मेरी पोती को दे दो। वो कहता है कि क्यों? और वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी इसमें साजिश है, मेरी पत्नी को गायब करने में तुम्हारी साजिश है, तुमने उसे गायब कर दिया और आज मेरी बेटी को लेकर के जाओगी और उसे दे दोगी। मैं सब समझ रहा हूँ। और उससे लड़ाई भी करता है अपनी सास से और इसके बाद लड़ाई कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है और वो देने के लिए तैयार भी नहीं होता है। इसके बाद सुमन की माँ वापस लौट जाती है अपने घर को। जब वहां पे जाती है तो उसे फोन करती है, कहती है कि सुमन, अब वो बेटी को देने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कि तुमने ही मेरी पत्नी को गायब किया है, मैं क्या बताऊं, उसने बेटी को नहीं दिया। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद दिनेश कहता है कि सुमन, परेशान मत हो, अब सारा काम खत्म भी हो गया है। कहता है कि तुम्हारी बेटी चाहे हमारी बेटी, वो अब हमारी ही बेटी है, हम क्यों ना साथ में चल करके उसे लेकर के आए और एक साथ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, सुमन जब दिनेश के साथ रहती थी तो सारी आप बीती अपनी बताती थी। उसे बहुत ही ज्यादा तरस आता था कि देखो कितनी मेहनती महिला है। इसके बाद सुमन को लेकर के दिनेश जब सुमन के मायके पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो सुमन की माँ होती है वो कहती है कि बेटा तुम मत जाओ। जब वो देखती है दिनेश को तो समझ जाती है कि कितना भला इंसान है। सचमुच में दिनेश बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है। उसे देख करके सुमन की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम यहीं पर रहो, सुमन को जाने दो, वो जाएगी अपनी बेटी लेकर के आएगी, इसके बाद तुम दोनों चले जाना। वो कहता है कि ठीक है। सुमन अकेले ही अपने ससुराल जाती है। वहां जाने के बाद जब लोग पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ, क्योंकि उसकी माँ ऐसे ही कह करके भेजी थी कि बेटा अगर तुम कहोगी सन्यासी हो गई हूँ तो शायद वो बच्चे को दे देंगे, बेटी को दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके बाद वो यही कहती है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ। लेकिन जो लोग होते हैं गांव के लोग, वो लोग को देख के, सुमन को देख करके उन्हें सब पता चल जाता है कि ये सन्यासी नहीं, कहीं से रह करके आई है। और लोग सवाल भी करने लगते हैं। इस पर जो उसका पति होता है वो भी लांछन लगाने लगता है, कहता है कि तुम किसी के साथ रंगरलियां मना करके आ रही हो और यहाँ पर आकर के नाटक कर रही हो, मैं बेटी को नहीं दूंगा। पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि मामला बड़ा ही पेचीदा हो जाता है। जब पुलिस आती है, पुलिस भी पूछताछ करती है सुमन से। सुमन जब ये सब बातें पुलिस को बता देती है तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि वो शख्स कहाँ है, वो आदमी कहाँ है, उसे बुलाओ। दिनेश को भी बुलाया जाता है, दिनेश भी आता है। जब आता है तो उससे भी पूछताछ होती है और पुलिस वाले भी देख करके समझ जाते हैं कि दिनेश कितना सुलझा हुआ इंसान है। वो सुमन यही बात कहती है कि साहब, मैंने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके इसे खिलाया, क्योंकि कमाना इसका धर्म है और घर में रहना मेरा धर्म है, लेकिन इसने कभी अपना धर्म नहीं निभाया, बल्कि पी पी करके और भी मुझे परेशान ही करता था, मारता पीटता था। और मैं मेहनत मजदूरी करके जो पैसे ले आती थी उस पैसे से भी पी जाता था। हमारा ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद वो रोने लगती है। जो गांव वाले होते हैं, जब पुलिस पूछती है गांव वालों से तो गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सुरेंद्र हमेशा इसे मारता पीटता था, इसे प्रताड़ित करता था और ये जो भी मेहनत मजदूरी गांव में करके ले आती थी उसे भी पी करके ये अपना पड़ा रहता था। पुलिस वाले पूछते हैं कि सुरेंद्र, तुम्हारी पत्नी अब किसी और के साथ जाने को राजी है, तुम क्या बोल रहे हो? सुरेंद्र कहता है कि मैं तो ऐसे भी नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि ये किसी के साथ रह करके आई है। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं क्योंकि मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। जब ये कह देता है कि मैं नहीं रखूंगा, ये कहीं और रह करके आई है, तो मामला सारा खत्म हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को लेकर के चली जाओ। और ये इंसान भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब दिनेश से बातचीत करते हैं तो दिनेश यही कहता है कि साहब देखिए, जब मैंने सुमन की आप बीती सुनी
तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आया, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी सुनी थी, मेरी भी पत्नी मुझे तलाक दे करके चली गई थी। कुछ बातों का टेंशन हुआ था इसके वजह से, और मेरी भी ज़िंदगी सुनी थी। और जब सुमन की आप बीती मैंने सुनी, तो मैं भी सोचा कि चलो किसी का सहारा बन जाऊं तो कितना अच्छा है, और ये भी मेरा सहारा बन जाए। क्योंकि साहब सुमन बड़ी ही मेहनती है, वहाँ पे रहती थी, दिन भर काम करती थी, रात को खाना बनाना ये सब कुछ करती थी। दोस्तों, पुलिस वाले जब पूछते हैं कि इसे ले करके जाओगे तो ऐसे ही रखोगे, वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जान से भी ज़्यादा इसे प्यार करूँगा। क्योंकि दोस्तों, सुमन को भी पता हो गया था, और इतने दिनों में जब वो लोग एक साथ रहते थे, तो एक साथ रहते रहते इन लोगों में एक अटूट रिश्ता भी कायम हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले रजामंदी दे देते हैं, वो अपनी बेटी को लेकर के चली जाती है। और वहां जाने के बाद जो सुमन की माँ होती है, सुमन की शादी दिनेश के साथ बड़े ही खुशी खुशी करा देती है, एक मंदिर में ले जा करके। जब वहां पे उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपने ससुराल चली जाती है मथुरा। वहां जाने के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी खूबसूरत हो जाती है, और इनका जो जीवन होता है बड़े ही आनंद से कटने लगता है। एक बेटी हो जाती है साथ में, उसका भी एडमिशन करा देते हैं, पढ़ाई लिखाई उसकी चलने लगती है। और बड़े ही अच्छे से अपना कारोबार, जो उसका श्रृंगार का दुकान था, वो मथुरा था ही, और वहाँ पे वो करने लगती है। और उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि एक नया मोड़ लेकर के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो दिनेश था सुमन के साथ कितना अच्छा किया कि गलत किया। आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।